साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, पिछली बार अपन ने बात की थी विद्यालय प्रबंध समितियां, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज अपन बात कर रहे हैं शिक्षण अधिगम में नवाचार शैक्षिक परिदृश्य में। उसमें आज अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की। अगर ये 50 क्वेश्चन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्माइल प्रोग्राम का उद्देश्य है। आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना, ब ऑनलाइन पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, स गृह कार्य देना एवं फीडबैक देना, और द उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीक्षा पोर्टल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया। आपके सामने ऑप्शन है NUEPA न्यूपा के द्वारा, ब NCTE के द्वारा, NCERT के द्वारा, और द UGC के द्वारा। तो दोस्तों, दीक्षा जो पोर्टल है इस संस्था का विकास NCERT के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, हवा महल कार्यक्रम के तहत शिक्षण सामग्री है पहुंचाई जाती थी। आपके सामने ऑप्शन है केवल शनिवार को, ब प्रतिदिन, स सप्ताह में 5 दिन, और द प्रत्येक सोमवार व बुधवार को। तो इसमें देखिए, अब सबको पता है कि जो हवा महल कार्यक्रम है, ठीक है, उसकी शुरुआत कब की गई थी। उसकी शुरुआत 1 मई को की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो केवल शनिवार को सामग्री इसके अंतर्गत पहुंचाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनमें से असत्य कथन, वो हवा महल कार्यक्रम की जो शुरुआत है 2 मई को की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से असत्य कथन देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें, स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई, बिल्कुल सही है। फिर हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत 2 मई 2020 को हुई, यह भी कथन सही है। फिर आगे, शिक्षा वाणी प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो 11 मई 2020 को हुई, ये कथन भी सही है। आपको इनमें से असत्य कथन देखना है। तो यहाँ पे कौन सा असत्य कथन है, ये 1 जून 2000 शिक्षा दर्शन है 1 जून 2020 को हुआ था ये, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन सा असत्य कथन हो गया, कथन नंबर 4। दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए क्या होगा, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ब राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, स आपके सामने राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन, और द राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एग्जाम। देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। इसके अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स, क्वेश्चन नंबर 5 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच है। इनमें से देखना कौन सा है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच। आपको पोर्टल के बारे में बात की जा रही है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको उत्तर देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रीय स्तर का जो मंच है कौन सा, दीक्षा है, दीक्षा राइज है, निष्ठा है, स्माइल है। तो इसके अंतर्गत दीक्षा जो है वो राष्ट्रीय स्तर का मंच है, और ये राजस्थान लेवल का है दीक्षा राइज। और इन पोर्टल है ना, ये तो ये पोर्टल और ये पोर्टल, इस पर ये प्रशिक्षण आयोजित करवाया जाता है निष्ठा, ठीक है, जो स्कूल शिक्षकों के लिए है। और ये स्माइल जो कोरोना काल के दौरान ये प्रोग्राम चला था राजस्थान सरकार में, ताकि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा बाधित ना हो। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दीक्षा राज से लाभान्वित होते हैं, कौन लाभान्वित होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिस प्रकार ये क्वेश्चन है उनको देखते हुए आप ये जरूर माने कि एग्जाम में आपको काफ़ी इनका बेनिफिट मिलेगा। और जो 50 क्वेश्चन है कोशिश रहेगी कम से कम 40 मिनट में इन 50 क्वेश्चन को अपन सोल्व करें, क्योंकि समय कम है। राजस्थान में दीक्षा राइज के लिए सामग्री तैयार कौन सी संस्था द्वारा की जाती है। बात की जाए राजस्थान में, तो सेंटर में NCERT करती है, तो राजस्थान में कौन करेगा ये आपको पता होना जरूरी है। आपके सामने ऑप्शन है RSCERT, NCTE, NCERT और BSER।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT, जिसका कहाँ पे है, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दीक्षा राइज का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े दो पार्ट में हो गए। दीक्षा राइज का आदर्श वाक्य क्या है। सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। ब है शिक्षा सबके लिए। स है हमारे शिक्षक हमारे नायक। और द है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। देखते हैं आपका क्या आंसर होता है। आपको पूछा गया दीक्षा राइज का आदर्श वाक्य, तो दीक्षा राइज का आदर्श वाक्य क्या है इसमें। सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, शिक्षा सबके लिए, हमारे शिक्षक हमारे नायक, और राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा राइज की बात करें, ये जो सभी बच्चे सीख सकते हैं, सभी बच्चे सिखा सकते हैं, ये SIQE का ध्येय वाक्य है। ठीक है, और ये तो खुद एक प्रोग्राम है, जो द है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये खुद एक प्रोग्राम है, ये कोई ध्येय वाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा निर्बाध रूप से हो, इस उद्देश्य से राजस्थान में किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। अभी मैंने जस्ट पहले चर्चा भी की थी। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा निर्बाध रूप से, देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, किस प्रोग्राम, आपके सामने ऑप्शन है दीक्षा राइज, स्माइल और RKSMBK। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्माइल। आप बार बार मैं बता रहा हूँ कि कोरोना काल में शिक्षा बिना रुकावट के चलती रही, इस उद्देश्य से स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई। और कोरोना काल में जिन बच्चों की लर्निंग लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की। ठीक है, ये दोनों आप बात ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार जो फाइल बनाई जाती है वह कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है केस स्टडी, व पोर्टफोलियो, स रेटिंग स्केल और द प्रमाण पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन और उन पर आधारित समीक्षा तथा योजना की निरंतरता क्या कहलाती है। शिक्षण के दौरान, अब क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन और उन पर आधारित समीक्षा तथा योजना की निरंतरता कहलाती है, क्या कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आपका गलत होने का इस क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है। ऑप्शन आपके सामने सतत मूल्यांकन, ब है व्यापक मूल्यांकन, स है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और द है योगात्मक आकलन। तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सतत मूल्यांकन। देखिए आपको इंडिविजुअली किसकी बात की जा रही है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखिए, सतत आकलन मूल्यांकन कौन सा होता है, जो कार्य के दौरान चलता है और जो वर्ष भर चलता है, सतत आकलन मूल्यांकन। व्यापक की बात की जाएगी तो आपको जो विकास के जो आयाम है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक, इन तीनों पक्षों की बात की जाएगी। या अपन ये कह सकते हैं कि शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पे आप मापक, इसमें व्यापक मूल्यांकन की बात करना है। तो वहाँ पे अगर आपको केवल शैक्षणिक के साथ सह शैक्षणिक क्षेत्रों को शामिल करना कौन से मूल्यांकन के आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि शिक्षण के दौरान कार्य को जो है उनका आकलन करते हुए उनके शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, तो आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बताना है। तो इसके अंतर्गत बात क्या की गई थी, सिर्फ और सिर्फ देखिए शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन, उन पर आधारित समीक्षा तथा योजना की निरंतरता। जब निरंतर रूप से उनका आकलन करते हैं तो समय समय पर अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, इसके आधार हम योजना बना सकते हैं सतत आकलन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह आकलन जो सीखने सिखाने के दौरान बच्चों की स्थिति, प्रगति एवं आवश्यकता से अवगत रहने एवं उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कह सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है योगात्मक आकलन, वार्षिक आकलन, रचनात्मक आकलन और सामूहिक आकलन। देखिए पहले बात आपको यह भी पता होना चाहिए भाई आकलन जो दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक तो रचनात्मक होता है और योगात्मक। तो सीधी सी बात है, इनमें तो बाकी इस पे तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। तो जो कार्य के दौरान चलता है वो होता है रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 14, वह आकलन जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन पर
ध्यान देता है कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है सतत आकलन, व्यापक आकलन, रचनात्मक आकलन, व्यक्तित्व आकलन। तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, मैंने अभी बात की थी कि विकास के जो आयाम है अपने 3 आयाम हो तो सभी की बात की जाती है, वहाँ पे होता है व्यापक मूल्यांकन। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को कि शिक्षण के दौरान उनका आकलन करते हुए उनके सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पे सिर्फ सर्वांगीण विकास की बात की गई है, वहाँ सतत कार्य की बात नहीं की गई है, तो वैसी स्थिति में यहाँ पे व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सी कक्षा स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर उन्नयन के उद्देश्य से स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परियोजना की प्रारंभ की गई? SIQE जो प्रारंभ की गई कौन सी कक्षा स्तर के बच्चों के लिए की गई? आपके सामने ऑप्शन है कक्षा 1 से 5, ब कक्षा 1 से 8, स 6 से 8 और द 1 से 12। तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 1 से 5 के जो बच्चे हैं सभी विद्यालय में, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से SIQE जो योजना उसको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के घर पर अध्ययन की निरंतरता के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? आपके सामने ऑप्शन है मिशन जागृति, ब मिशन दिव्यांग, स मिशन समर्थ और द मिशन प्रेरणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन समर्थ। कोरोना काल के दौरान जैसे स्माइल जो प्रोग्राम हुआ था बच्चों के लिए, उनको शिक्षा बिना रुकावट जारी रहे, इस उद्देश्य से जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनकी शिक्षा भी निरंतर जारी रहे, इस उद्देश्य से मिशन समर्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, सरकारी विद्यालयों में शनिवार के दिन नो बैग डे रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने के दूसरे शनिवार को कार्यक्रम आयोजित करवाया, कौन सा? आपको बताना है। राजस्थान को पहचानो, ब भाषा कौशल का विकास, स खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान और द मैं वैज्ञानिक बनूंगा। तो ये क्रम से मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको याद भी रहे। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो कौन सा है? पहला है राजस्थान को जानो और दूसरा है भाषा कौशल का विकास। तो यहाँ पे ये भाषा कौशल, तीसरा जो है खेलेगा और चौथा है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। तो इसमें ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के ऐप कब लॉन्च किया गया? देखिए इसको स्टार्ट अलग दिन किया गया, लेकिन यहाँ पे आपको ऐप की बात की गई है। आपके सामने ऑप्शन है 5 सितंबर 2022, 14 सितंबर 2022, 21 अगस्त 2022 और 14 अगस्त 2022। तो ये इस ऐप की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2022 को। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगी कि जिसे विद्यालयों में जो बच्चों को लर्निंग लॉस हुआ उसको रिकवर करने के उद्देश्य से RKSMB की ऐप की शुरुआत की गई थी 5 सितंबर 2022 को। हालांकि इस योजना की जो शुरुआत है, ठीक है, RKSMB के, उसकी शुरुआत पहले ही कर दी थी 11 जुलाई 2022 को। कब शुरू कर दिया था इसको? 11 जुलाई 2022 को। लेकिन इसका ऐप डेवलप कब किया? 5 सितंबर 2022 को। इस ऐप का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पेपर लेना, टेस्ट लेना, आगे से पेपर आते हैं और उन पेपर को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें सोल्व करना होता है और सोल्व करके टीचर का कार्य सिर्फ उसको स्कैन करना और उसको आगे फॉरवर्ड कर देना, यानी उसको अपलोड करना होता है। शिक्षक उसमें कोई मार्किंग चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करता है, शिक्षक का कार्य सिर्फ उसको अपलोड करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है FLN कार्यम फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, इसका मतलब है इस कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों की मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता को बेहतर करने के महत्व को स्वीकार किया गया। NEP जो है नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी ये बात कही गई है कि बालक को इस स्तर तक उसकी जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उसको हो जाना चाहिए। तो किस उम्र को भी अपन कह सकते हैं और किस कक्षा तक? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 3 से 9 वर्ष, ब 6 से 9 वर्ष, स 6 से 14 वर्ष और द 6 से 12 वर्ष। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 3 से 9 वर्ष। 3 से 9 वर्ष कैसे हैं इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो प्री प्राइमरी विद्यालय में प्रारंभ हो गया तो 3 वर्ष के चालू हो जाते हैं इसमें, और NEP जो है वो 5 वर्ष की है, 3 3 4 ये उसका पैटर्न है। तो पहली जो है 3 से 4 जिसको अपन कह सकते हैं फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल जो स्टेज है वो कितने साल की है? 5 साल की है। तो इसमें 3 से 4
4 से 5 और 5 से 6। यहाँ पे तो उसकी प्री प्राइमरी कंप्लीट होती है। फिर आता है पहली क्लास में 6 से 8, सॉरी 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। तो यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए कि जो बुनियादी जो FLN कार्यक्रम है या नई शिक्षा नीति वो क्या कहती है कि कक्षा 3 तक ये तो था प्री प्राइमरी, ये कक्षा 1, कक्षा 2 और ये कक्षा 3। तो कक्षा 3 तक उन बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उसको हो जाना चाहिए। तो लेकिन उम्र देखिए यहाँ पे 3 से लेकर 9 वर्ष यहाँ पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को भी आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम तक आपको ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी के माध्यम से कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों हेतु प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम क्या था उसके अंतर्गत। देखिए शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम चला था, कब शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम चला था वो था 11 मई 2020 को। तो इस पर क्या होता है कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए सर्वे सामग्री है जो अपन कह सकते पाठ्य सामग्री, उसको सर्वे माध्यम से प्रसारित किया जाता था। लेकिन ये लगभग 55 मिनट का प्रोग्राम था, 11 बजे से लेकर 11:55 तक ये प्रोग्राम चलता था। इसमें कक्षा 1 से 2 के बच्चों को किसकी कहानी सुनाई जाती थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राधा की कहानी, मीना की कहानी, संगीता की कहानी और द दीक्षा की कहानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मीना की कहानी। क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा और दर्शन कार्यक्रम के संदर्भ में गलत कथन है। शिक्षा दर्शन यह टीवी आधारित प्रोग्राम है, यह केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। आपके सामने ऑप्शन है वह सोमवार से शनिवार को प्रत्येक दिवस समयबद्ध कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य सर्वे दृश्य यंत्रों के माध्यम से पठन पाठन को अधिक रुचिकर एवं प्रभावी बनाना, ये भी सही है। और दह इसका प्रसारण प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए 2 स्लॉट में किए हैं, तो ये भी सही है। अगर शिक्षण अधिगम के नवाचार से संबंधित आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं हर क्वेश्चन का, उसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको शिक्षण अधिगम के नवाचार से संबंधित लगभग 40 मिनट का वीडियो है, उसको अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अंतर्गत बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सही है, लेकिन ये जो है राजस्थान सरकार का ये कार्यक्रम है, इसमें आपको केंद्र सरकार दे रहेगा, तो ये इसमें कथन गलत हो गया। SIQE जो है इसका फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है यहाँ पे। स्टेट इंटरफेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन और द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटिटी एजुकेशन। तो इसके अंतर्गत जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है स स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। SIQE का जो समस्त अकादमिक कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। SIQE का समस्त अकादमिक कार्य किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार है। परिमाणात्मक मूल्यांकन के, गुणात्मक मूल्यांकन के, स दोनों और द इनमें से कोई नहीं। तो इंटरव्यू वगैरह है, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन है, प्रश्नावली वो किसके प्रकार है। 2 है आपके सामने ऑप्शन। देखिए मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो परिमाणात्मक और एक गुणात्मक। तो परिमाणात्मक जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती है जैसे लिखित परीक्षाएँ हैं उनको अपन ले लेते हैं इसके अंतर्गत, और लिखित मौखिक परीक्षाएँ ये परिमाणात्मक के अंतर्गत। लेकिन अपन साक्षात्कार प्रश्नावली ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सतत का मतलब उनका जो निरंतर मूल्यांकन किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, गलत। फिर है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ठीक है। फिर है शिक्षण में होने वाली कमियों का निदान और उपचार, और यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका वास्तव में उद्देश्य यही है कि बालों का निरंतर आकलन करने से उनकी कमियों को हम जान सकेंगे और सही समय पर उनको दूर कर सकेंगे। तो ये निदान और उपचार गलत है। आगे ऑप्शन है आपके सामने क्वेश्चन। SIQE का उद्देश्य क्या है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की जो पहल की गई थी SIQE कार्यक्रम के तहत, उसका उद्देश्य क्या है। बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रक्रिया को रुचिकर आनंददायक प्रभावी बनाना। तो इसका हो जाएगा सही कौन सा, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सत्रांत पर वर्ष के अंत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और इनमें से कोई नहीं। तो इसको अपन जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। जो वर्ष के अंत में जो किया जाता है जनरली अपन, या जो अपन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, वो है समेटिव, जिसको अपन कहते हैं योगात्मक भी कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, संकलनात्मक भी कह सकते हैं। और दौरान जो चलता है वो रचनात्मक होता है। लेकिन आपको किया जाए कि सत्रांत पर किया जाने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकलनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 मूल्यांकन के प्रकार है। मूल्यांकन के दो प्रकार है, परिमाणात्मक, गुणात्मक, दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अधिगम नुकसान की भरपाई हेतु लर्निंग लॉस रिकवर के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? कंसेप्ट आपका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के नवाचार से संबंधित हमेशा लगभग 30 या 40 या 50 क्वेश्चन में करवाऊंगा, और अगर एग्जाम तक ऐसा अगर आधा घंटा आप टाइम निकाल लेते हैं, निश्चित रूप से डेली जुड़े रहते हैं। दूसरी चीज़ें क्या होती है, और ऐप पर भी क्वेश्चन करवाया जाए, लेकिन होता है क्या, 30 क्वेश्चन आपको करवाते हैं और 1 घंटे तक बीच में वगैरह वगैरह चलता है, तो उसकी बजाय समय कम है आपके सामने। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपन समय को विशेष कर ध्यान में रखें। कक्षा 1 से 8 के जो विद्यार्थी हैं उनके अधिगम नुकसान की भरपाई हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आपके सामने ऑप्शन है निष्ठा, दीक्षा, SIQE और RKSMBK। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा RKSMBK। देखिए, निष्ठा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है शिक्षा का, ये पोर्टल है जिस पर प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और SIQ है, ये 2017 में प्रारंभ है, 2015-16 से ही। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर उनको गतिविधियाँ आधारित शिक्षण करवाते हुए एवं उनका निरंतर जो सह शैक्षिक क्षेत्र उनका मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है, SIQE के अंतर्गत। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, RKSMB के प्रोग्राम के आधार पर मूल्यांकन के आधार पर कक्षा को कितने समूह में विभाजित किया जाता है? देखिए, एक तो चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि RKSMBK में जो उनका जो आधार बनाया जाता है वो 1 से 2 का नहीं बनाया जाता है, वो बनता है इसके अंतर्गत कक्षा 3 से ये प्रारंभ होता है। RKSMBK में बालकों का जो पेपर हो जाता है ना, परीक्षण, वो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का, ठीक है। 1 से 2 का नहीं होता इसमें पेपर, सॉरी, हाँ 1 से 2 का पेपर होता है, लेकिन हाँ जो ग्रुप बनते हैं, सॉरी 1 से 2 वाले भी, उनका भी जो है ना इसके अंतर्गत आकलन होता है, उनका इस परीक्षण होता है 1 से 2 का, 1 से 8 तक के बच्चों का इसमें होता है। लेकिन उसको जो अपन समूह में बांटते हैं ना, वो कक्षा 3 से जो बच्चे हैं उनका ही समूह का वर्गीकरण होता है। तो इसका अंतर्गत सही आंसर हो जाएगा, 2 समूह होते हैं, एक तो समूह फर्स्ट जो 60% से ऊपर होते हैं और 60% से नीचे अंक प्राप्त करते हैं, वो समूह 2 के अंतर्गत आता है। मैंने पहले भी बात की थी कि इसमें शिक्षक कोई चेकिंग वगैरह मार्किंग वगैरह नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, नो बैग डे का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों के सभी आयामों की बजाय संज्ञानात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान देना, विद्यार्थियों की अंतर्निहित क्षमताओं को निखारना, सही है। शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों पर ध्यान देना, यह भी सही है। और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, तो ये तीनों सही है, लेकिन ये इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष की बात करता है, जबकि नो बैग डे है उसका उद्देश्य क्या है, वास्तव में सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास की अगर बात की जाती है तो उसके अंतर्गत सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 31 में 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, नो बैग डे नवाचार किस सत्र से प्रारंभ किया गया? आपके सामने 20-21 सत्र, सत्र 21-22, सत्र 22-23 और 2016 सत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा सत्र 2022-23। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, आकलन की विशेषता है, किस प्रकार की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है, SIQE जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CCP चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, या मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान भी कह सकते हैं। सह है आपके सामने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। रचनात्मक आकलन की बात है तो आपको ध्यान रखना है जो वर्ष के दौरान या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है। तो मौखिक परीक्षा चलती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, प्रश्नोत्तरी भी चलता है, असाइनमेंट भी चलता है, लेकिन सत्र परीक्षा इस रचनात्मक के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया। अब देखिए आपको इन सब के नाम आपको पता होगा तो काफ़ी आपके लिए यह सुविधा हो जाएगी। ABL बी है, CCE स है, FLN और द है SIQE। तो देखिए ये तो SIQ के अंतर्गत ये प्रक्रिया अपन इसको कह सकते हैं, ये नवाचार है ABL FLN, ठीक है, और ये SIQ के अंतर्गत। लेकिन मूल्यांकन कौन सी है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको अपन कहते हैं CCE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कथन आपके सामने, ऑप्शन कोठारी आयोग, ब UGC, स NCERT और द मुदालियर आयोग। ठीक है, कुछ चीज़ अगर आपके क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं तो वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, हर क्वेश्चन समय पर रिपीट होना चाहिए ताकि वो चीज़ें आपकी चीज़ें क्या है, कंठस्थ हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NCERT। इसके अलावा मैं जो है बात करूँगा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 38, परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए अब अपन बात करेंगे, आज ये शिक्षण अधिगम के नवाचार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए। अब जैसे जो नई शिक्षा नीति है उससे संबंधित महत्वपूर्ण 30-40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जितने भी अवेलेबल हो सकते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अपन शुरुआत करेंगे टॉपिक वाइज, लगभग 4-5 दिन में, 6-7 दिन में, इस हफ्ते में मनोविज्ञान का टॉपिक वाइज क्वेश्चन। और उसके बाद में मेरे हिसाब से ये 1 तारीख से अपन शुरू कर लेंगे ओवरऑल जो है शैक्षिक परिदृश्य एवं मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों से संबंधित 50 क्वेश्चन अपन डेली सोल्व करेंगे। तो एग्जाम तक ये चलेगा लगभग 20-25 दिन, महीने भर, तो आराम से 1000-1500 क्वेश्चन सोल्व करवा दूँगा। और अगर ये चीज़ें आप कर लेते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको शैक्षिक परिदृश्य का जो 100 नंबर का लगभग मैटर है उसमें आपको कोई चीज़ें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं कर रहे बल्कि साथ में कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होगी। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कथन किसका है, आपके सामने ऑप्शन है, मुदालियर आयोग, व कोठारी आयोग, रेमर्स एवं गेज का, और द टारगेसन एवं एडम्स का। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा, कोठारी आयोग। आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है। अपने दोस्तों तक भी आप इसको जरूर शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है, सभी विषयों का मूल्यांकन, इसके अंतर्गत शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ठीक है, और फिर है यहाँ पे शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किसके अंतर्गत आता है, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, SIQE संपूर्ण राज्य में किस सत्र से लागू हुआ। SIQE की बात की जा रही है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2010-11 सत्र, 2011-12 से, 2015-16 से और 2016-17 से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सत्र 2015-16 से। हालांकि ये 10-11 में संपूर्ण राज्य की बात की रही है, हालांकि 10-11 में प्रारंभ हो गया था लेकिन संपूर्ण राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सत्र 2015-16 से ये लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर यह है 42, वह आकलन जो सिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन, ब योगात्मक आकलन, व्यक्ति इतिहास विधि, और द है यहाँ पे मापन आकलन। तो सीखने के लिए किया जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो होता है रचनात्मक जिसको अपन कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो होता है समेटिव जिसको अपन कह सकते हैं संकलनात्मक योगात्मक आकलन भी अपन इसको कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, रचनात्मक आकलन जो सीखने के लिए किया जाता है। और मैंने अभी बताया था कि आप इसका जो विस्तृत वीडियो आप शिक्षण अधिगम का नवाचार है 40 मिनट का मात्र वीडियो, उसमें सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई, आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 43, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपको लॉस ही है।
तो चीज़ें जो भी पढ़े सॉलिड पढ़े, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चीज़ें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सीसी के तहत किस सत्र से शैक्षणिक सत्र को 3 टर्म में विभाजित किया गया। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन है 2015-16, 2010-11, 2011-12। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2018-19 से इसको 3 टर्म में विभाजित किया। पहला जो टर्म है A7 वो कितना 45% का, A2 जो है वो 40 और A3 जो है वो A3 15%। तो ये इसको 3 टर्म में विभाजित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाने वाला आकलन जिसमें बालक को 2 समूह में विभाजित कर लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, वो सतत आकलन होता है, वो योगात्मक आकलन होता है, आधार रेखा आकलन उसको कहेंगे, या नामित मापन कहेंगे। तो इसको अपन कहते हैं बेस लाइन असेसमेंट, आधार रेखा आकलन, जिसके आधार पर बालकों को 2 समूह में विभाजित कर लिया जाता है, ठीक है। कक्षा स्तर के बालक और कक्षा स्तर से नीचे के जो बालक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सीसी के तहत शैक्षणिक सत्र को क्रमशः 3 टर्म में विभाजित किया गया। उनको क्रम उनका क्या रहेगा, अभी मैंने जस्ट बात की थी, अगर आपको याद है तो। आपके सामने है ऑप्शन ए 40, 45, 15, ब 45, 40, 15, स 15, 40, 45 और द है 40, 15, 45। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पहला टर्म 45%, सेकेंड 40 और थर्ड 15। क्वेश्चन नंबर 46, सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक सिखा सकते हैं, ये ध्येय वाक्य किसका है। ये ध्येय वाक्य किसका है, आपके सामने ऑप्शन है शिक्षा वाणी का, शिक्षा दर्शन का, स इस्माइल का और द ऐसा ही क्यूई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऐसा ही क्यूई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, और ये जो है कहती है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, दीक्षा का विस्तृत रूप आपको यहाँ पे बताना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, व डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज शेयरिंग, स है आपके सामने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज स्टूडेंट्स और द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज स्कूल हेड्स एंड एडवांसमेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दीक्षा पोर्टल कब प्रारंभ हुआ। दीक्षा पोर्टल कब प्रारंभ हुआ, आपके सामने ऑप्शन है 5 सितंबर 2017, 5 सितंबर 2019, से 11 जुलाई 2022 और 5 सितंबर 2021। तो 5 सितंबर इसका हो जाए 5 सितंबर 2017। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, नो बैग डे नवाचार के तहत मैं वैज्ञानिक बनूंगा किस क्रम के शनिवार की थीम है। प्रथम, ब द्वितीय, स तृतीय और द यहाँ पे चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चतुर्थ शनिवार। पहला जो है राजस्थान को जानो, दूसरा भाषा कौशल का विकास, तीसरा जो है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, और चौथा जो शनिवार है उसका हो जाएगा मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और अंतिम अपना ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों देखिए 50 क्वेश्चन अपने सोल्व कराए और मात्र 35 मिनट में अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, मिशन समर्थ प्रोग्राम है। आपके सामने ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बनाया गया पृथक व्हाट्सएप ग्रुप, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रोग्राम, और स है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, और द है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मिशन समर्थ जो प्रोग्राम है CWSN बालकों के लिए बनाया गया पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि उस पर जो PDF वगैरह वो आपको मिल सके, और आप जुड़े रहिए, आपको मेरी तरफ से जितना हेल्प हो सकेगा मैं आपको अच्छा मैटर अवेलेबल करवाऊँगा। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।